बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 12 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 12 टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इस यूनिट में मौजूद टेक्स्ट की रीडिंग की थी। इसमें हमने सीखा ट्रैफिक रूल्स के बारे में। ट्रैफिक रूल्स हमारे पास कुछ ऐसे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सड़क पर चलने वालों, गाड़ी चलाने वालों, साइकिल सवारों और पैदल चलने वालों की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। ये रूल्स हमें बताते हैं कि हमें सड़क पर कहाँ और कैसे चलना है, कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने से हम एक्सीडेंट्स से बच सकते हैं और ये सबको महफूज रखने में मदद करते हैं। हमने इसमें एक फादर और सन के दरमियान का डायलॉग रीड किया और फिर हमने एक फॉर्मल लेटर के बारे में रीड किया। हमने लेटर के पैटर्न के बारे में सीखा और हमने देखा कि हम कैसे किसी इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट को किसी इशू के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस लेसन में मौजूद प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन से। ओरल कम्युनिकेशन यानी जुबानी बातचीत या जुबानी गुफ्तगू। ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लर्निंग द साउंड्स यानी आवाजें सीखिए। लर्निंग द साउंड्स के पोर्शन में टॉपिक है हमारे पास वीक फॉर्म्स यानी कमजोर हालतें। रीड मी पोर्शन में रीड करते हैं कि वीक फॉर्म्स हमारे पास क्या है। यहाँ पर मैं एक पॉइंट दोबारा से आपको बताना चाहूंगी कि ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में जितने भी टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं या आपकी ओरल प्रैक्टिस के लिए आपको दिए जाते हैं, इसको आपको नोटबुक में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती तब तक जब तक कि स्पेसिफिकली मेंशन ना किया जाए। रीड मी पोर्शन को रीड करते हैं। वीक फॉर्म्स आर सिलेबल साउंड्स दैट बिकम अनस्ट्रेस्ड इन स्पीच, फॉर एग्जाम्पल ऑफ, एंड और बट। देखिए जो वीक फॉर्म्स है, अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो जब हम तेजी से बात करते हैं या जब हम आम बात कर रहे होते हैं तो कुछ छोटे अल्फाज हम आहिस्ता और हल्की आवाज में प्रोनाउंस करते हैं। इन्हें जोर देकर नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए इनको वीक फॉर्म्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है ऑफ, एंड और बट। आइए इनको रीड करते हैं। देखिए लास्ट यूनिट में हमने ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन में इंटोनेशन के बारे में रीड किया था यानी आवाज का उतार चढ़ाव। ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। जब हम बात करते हैं तो कुछ अल्फाज पर जोर देते हैं और कुछ अल्फाज पर जोर नहीं देते बल्कि उनको आहिस्ता से प्रोनाउंस किया जाता है। तो आज हम उन्हीं वीक फॉर्म्स के बारे में रीड करेंगे। प्रोनाउंस द वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ, और एंड बट इन द गिवन सेंटेंसेस। अब नीचे सेंटेंसेस में आपको कुछ वीक फॉर्म्स दी गई हैं, इनको रीड करते हैं। वी नीड सम शुगर एंड टी लीव्स। अब यहाँ पर जो एंड है इसको हमने स्ट्रेस नहीं दिया बल्कि हमने इसको आहिस्ता आवाज में प्रोनाउंस किया है। द फूड इज टेस्टी बट द क्वालिटी इज नॉट गुड। दिस इज फॉर अस और फॉर देम। दैट्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पर अगर आप देखें इन साउंड्स को तो जो एंड है इसको हमने एन की तरह प्रोनाउंस किया है। जो बट है इसमें हमने यू को ओमिट कर दिया है। जो और है इसको हमने अर की तरह प्रोनाउंस किया है और जो ऑफ है इसमें अक्सर एफ की जो साउंड है वो मध्यम पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमने इन दिए हुए सेंटेंसेस में इन वीक फॉर्म्स को रीड किया। अब इससे रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी दी गई है दैट से सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द अबव वीक फॉर्म्स। अब यहाँ पर आपने मजीद कुछ ऐसी सेंटेंसेस रीड करनी है जिनमें इन वीक फॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया हो। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखवा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल्स एंड बनानास। अब इसमें हमने डी को प्रोनाउंस नहीं किया यानी इसकी वीक फॉर्म हमने प्रोनाउंस की है। शी इज पुअर बट ऑनेस्ट। डू यू वॉन्ट टी और कॉफी? अ कप ऑफ मिल्क इज हेल्दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं
एंड, बट और ऑफ। तो यहाँ पर हमारा वीक फॉर्म्स का टॉपिक एंड होता है, जिसमें हमने ये सीखा कि आम बातचीत के दौरान हम अक्सर अल्फाज को आहिस्ता आवाज में प्रोनाउंस करते हैं, उन्हें जोर देकर नहीं पढ़ा जाता, इसीलिए उनको वीक फॉर्म्स कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। लर्निंग टू स्पीक यानी बोलना सीखिए। लर्निंग टू स्पीक के पोर्शन में क्वेश्चन है हमारे पास दैट रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, के दिए हुए मुकालमे की मश्क कीजिए और इसको पढ़िए। डायलॉग या मुकालमा क्या होता है? डायलॉग या मुकालमा दो या दो से ज्यादा अफराद के दरमियान की बातचीत को कहते हैं। तो आइए डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। साद, अस्सलाम वालेकुम उस्मान, वेयर आर यू गोइंग? कि अस्सलाम वालेकुम उस्मान, तुम कहाँ जा रहे हो? उस्मान, वालेकुम अस्सलाम, एक्चुअली माई ग्रैंडफादर इज नॉट फीलिंग वेल। कि वालेकुम अस्सलाम, दरअसल मेरे दादा जान की तबीयत ठीक नहीं है। आई एम गोइंग टू गेट मेडिसिन फॉर हिम, मैं उनके लिए दवा लेने जा रहा हूँ। साद, ओह सैड टू नो, अफसोस हुआ सुनकर। डोंट वरी, फिक्र ना करें। He'll get well soon, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उस्मान, थैंक यू, शुक्रिया। Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? साद, My brother needs water colors, कि मेरे भाई को वाटर कलर्स चाहिए फॉर हिज पेंटिंग, पेंटिंग के लिए। I am going to buy them, मैं उनको खरीदने के लिए जा रहा हूँ। उस्मान, ओके ठीक है, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। यहाँ पर हमने एक डायलॉग रीड किया साद और उस्मान इन टू पार्टीज के दरमियान। उस्मान के दादा जान की तबीयत खराब है, वो उनके लिए दवाई लेने जा रहे हैं, जबकि साद के भाई को वाटर कलर्स चाहिए, तो वो उनके लिए वाटर कलर्स खरीदने जा रहे हैं। अब इस डायलॉग में हमने क्या पॉइंट सीखा? हमने सीखा केयरिंग फॉर फैमिली, कि हमें अपने खानदान वालों का ख्याल रखना चाहिए। जो हमारी फैमिली है ये हमारे लिए एक नेमत है, तो हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा हमने इसमें काइंडनेस के बारे में सीखा और स्पीकिंग पोलाइटली यानी आराम से मुद्दबाना तरीके से बात करने के बारे में। आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से एक दूसरे को सलाम किया, फिर एक दूसरे को थैंक यू वगैरह बोला और एंड में उन्होंने एक दूसरे को टेक केयर यानी एक दूसरे को ख्याल रखने की भी नसीहत की। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है। नेक्स्ट पेज पर आपको एक दूसरा डायलॉग दिया गया है, तो आइए नेक्स्ट डायलॉग को रीड करते हैं। देखिए, जितने भी डायलॉग्स हमने रीड किए हैं या जितने भी डायलॉग्स आप रीड करते हैं, उसमें एक तो आपने उसके लिखने का पैटर्न देखना है, आपने उसमें पार्टीज को देखना है, दूसरा उसमें आपके लिए ज़रूर एक थीम, एक अखलाकी सबक मौजूद होगा, आपने उस अखलाकी सबक को हाईलाइट करना है और उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट डायलॉग है हमारे पास सारा और आमना के दरमियान। सारा, यू लुक सो हैप्पी, क्या आप बहुत खुश दिख रही हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। आमना, आई एम गोइंग ऑन अ स्टडी ट्रिप विद माई स्कूल, कि मैं अपने स्कूल वालों के साथ एक स्टडी ट्रिप पर जा रही हूँ। सारा, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। आमना, बट माई बेस्ट फ्रेंड इज नॉट गोइंग विद मी, लेकिन मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नहीं जा रही। सारा, वाई, क्यों। आमना, बिकॉज क्योंकि शी डिड नॉट गेट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स, क्योंकि उसको अपने वालिदैन से इजाजत नहीं मिली। सारा, ओह आई होप यू एंजॉय योर ट्रिप, कि मुझे उम्मीद है कि तुम अपना सफर खूब इंजॉय करोगी। आमना, थैंक यू, शुक्रिया। अब यहाँ पर हमने सारा और आमना के दरमियान का एक डायलॉग रीड किया। अब इस डायलॉग में हमने क्या सीखा? इस डायलॉग में हमने सीखा अबाउट हैप्पीनेस, कि जब हम खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी का इजहार कैसे कर सकते हैं। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती, कि कैसे जब उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं जा रही तो उनको इस बात का अफसोस है। और लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने ये सीखा अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैमिली रूल्स। देखिए, हर घर की कुछ कवानीन होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आमना की जो बेस्ट फ्रेंड है उनको परमिशन नहीं मिली अपने पेरेंट्स से। कोई बात नहीं है, उनके अपने घर का मसला है। हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बेहतरीन चाहते हैं,
कोई भी अपने बच्चों के लिए कुछ बुरा नहीं चाहते, तो जो भी आपके पेरेंट्स डिसीजन लिया करें तो उनकी रिस्पेक्ट किया करें और उनकी बात को ना ठुकराया करें। यानी यहाँ पर हमने हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप और वालिदैन के बनाए गए उसूलों की इज्जत करना हमने सीखा। तो यहाँ पर हमने इस डायलॉग को रीड किया और इनमें दिए गए मॉरल लेसन्स को हमने रीड किया। हमें चाहिए कि हम इन मॉरल लेसन्स को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश किया करें। अब हमारे पास नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको रीड करते हैं। रीड द डायलॉग्स गिवन अबव, के ऊपर आपको जो डायलॉग्स दिए गए हैं उनको रीड कीजिए एंड एक्सप्रेस, और इजहार करें योर नीड्स, अपनी ज़रूरत का, जॉय खुशी, सैडनेस गमगीन या अफसुर्दगी, एंड एंगर और अपने गुस्से का। अब यहाँ पर हमने एक ऐसा डायलॉग रीड करना है जिसमें हम अपनी नीड, जॉय, सैडनेस और एंगर, इन चारों बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डायलॉग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 12, टाइम टू थिंक, यानी सोचने का वक्त। डायलॉग यानी मुकालमा, और डायलॉग हम किस बारे में पढ़ रहे हैं? एक्सप्रेसिंग यानी इजहार करना, नीड्स ज़रूरियात, जॉय खुशी, सैडनेस अफसुर्दगी, एंड एंगर और गुस्सा। पार्टीज है हमारे पास अली एंड अयान। अली, हेलो अयान, हेलो अयान, व्हाई आर यू स्माइलिंग, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुराना। अयान, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई गॉट अ न्यू स्टोरी बुक, क्योंकि मैंने एक नई कहानी की किताब खरीदी है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी जॉय यानी खुशी का इजहार किया है। किससे? मुस्कुराकर। अली, दैट्स ग्रेट, बहुत खूब। आई नीड अ पेंसिल, मुझे एक पेंसिल की ज़रूरत है। कैन यू गिव मी वन, कि क्या आप मुझे दे सकते हैं? अयान, यस हियर यू आर, कि जी हाँ ये ले पेंसिल। अली, थैंक यू, शुक्रिया। अब यहाँ पर हमने नीड्स यानी ज़रूरियात की बात की है। जब आपको कोई चीज़ चाहिए हो, आपके पास ना हो, तो आप दूसरों से मांग सकते हैं, लेकिन मांगने का एक तरीका है। आपने पोलाइटली दूसरे शख्स से मांगना है और आपने चोरी नहीं करनी, यानी बगैर इजाज़त किसी से आपने कोई चीज़ नहीं लेनी। नेक्स्ट, अयान, आई एम ए लिटिल सैड एज वेल, कि मैं थोड़ा गमज़दा भी हूँ। माई टॉय इज़ ब्रोकन, मेरा खिलौना टूट चुका है। अली, ओह डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, वी कैन फिक्स इट, हम इसको ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सैडनेस यानी अफसुर्दगी की बात की है। जब आपको कोई चीज़ पसंद हो और वो ख़राब हो जाए तो आपको बुरा लगता है। जैसे इनका खिलौना टूट गया है तो इनको बुरा लग रहा है। अयान, समवन टुक माई बुक विदाउट माई परमिशन, कि किसी ने मेरी किताब ले ली है मेरी इजाज़त के बगैर। आई फील एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। अली, इट्स ओके, कोई बात नहीं। टेल द टीचर पोलाइटली, आप आराम से टीचर से कह सकते हैं कि आपकी बुक किसी ने ले ली है। अब यहाँ पर हमने एंगर यानी गुस्से की बात की है। जब आप किसी से उनकी परमिशन के बगैर यानी इजाज़त के बगैर कोई चीज़ लेते हैं तो एक तो ये चोरी में आता है, दूसरा ऑब्वियसली दूसरे बंदे को गुस्सा आएगा, उनको बुरा लगेगा। इसीलिए जब भी आप किसी से कोई चीज़ लें तो सबसे पहले उनसे परमिशन लिया करें। तो यहाँ पर हमने डायलॉग रीड किया जिसमें हमने ज़रूरियात, खुशी, अफसुर्दगी और गुस्सा यानी नीड्स, जॉय, सैडनेस और एंगर को एक्सप्रेस करने के बारे में पढ़ा कि हम इन फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग एंड होता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा लर्निंग टू स्पीक का पोर्शन एंड होता है और साथ में ओरल कम्युनिकेशन का पोर्शन भी एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रहेंशन। रीडिंग कम्प्रहेंशन के पोर्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर दीज क्वेश्चंस, कि इन सवालात के जवाब दीजिए। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, कि ब्रोशर किस बारे में था। हमने टेक्स्ट में रीड किया था कि एहसन को अपने टीचर ने एक ब्रोशर दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ब्रोशर किस बारे में था। क्वेश्चन नंबर 2, टू whom did एहसन राइट द लेटर एंड व्हाई, कि एहसन ने किसको लेटर यानी किसको खत लिखा और खत लिखने की वजह भी बताएं कि उसने वो खत क्यों लिखा था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3,
राइट अ फ्यू सेंटेंसेस के चंद जुमले लिखिए अबाउट ट्रैफिक पोजीशन। ट्रैफिक पोजीशन यानी ट्रैफिक हालात के बारे में इन योर सिटी, अपने शहर के। अब लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं जिसमें हमने अपनी सिटी में ट्रैफिक पोजीशन के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चंस को रीड किया। अब वन बाय वन इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 12, टाइम टू थिंक यानी सोचने का वक्त। आंसर दीज क्वेश्चंस यानी इन सवालात के जवाबात दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, कि ब्रोशर किस बारे में था। द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स, कि जो ब्रोशर था वो ट्रैफिक कवानीन के बारे में था। एंड रोड सेफ्टी, और सड़क की हिफाजत के बारे में। द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी, कि ब्रोशर ट्रैफिक कवानीन और सड़क की हिफाजत के बारे में था। सेफ्टी, हिफाजत, रूल्स, कवानीन। ब्रोशर के बारे में हम टेक्स्ट में रीड कर भी चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको ब्रोशर की पिक्चर भी दी गई थी। ये था ब्रोशर जिसमें ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी के बारे में आपको बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, टू होम डिड एहसन राइट द लेटर एंड व्हाई, कि एहसन ने खत किसको लिखा और खत लिखने की वजह बताएं कि खत उसने क्यों लिखा था। एहसन रोट द लेटर, एहसन ने खत लिखा था टू द हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को। तो इन्फॉर्म कि उसको खबर दे सके। हिम अबाउट द ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम के बारे में। नियर हिज स्कूल, उसके स्कूल के करीब, कि एहसन ने ये खत ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को लिखा था ताकि अपने स्कूल के सामने ट्रैफिक जैम के मसले की इत्तला दे सके। एहसन रोट द लेटर टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस टू इन्फॉर्म हिम अबाउट द ट्रैफिक जैम नियर हिज स्कूल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी, कि अपने शहर में ट्रैफिक के हालात के बारे में बताइए। देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम, कि बहुत ट्रैफिक जैम रहता है। इन माई सिटी, मेरे शहर में। स्पेशली, खास तौर पर। ड्यूरिंग स्कूल एंड ऑफिस आवर्स, खास तौर पर स्कूल और दफ्तर के औकात में। पीपल ऑफन डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, के लोग अक्सर औकात ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते। विच कॉजेज, जो कि वजह बनता है ट्रैफिक जैम का, कि मेरे शहर में खास तौर पर स्कूल और दफ्तर के औकात में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लोग अक्सर ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करते जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम इन माई सिटी, स्पेशली ड्यूरिंग स्कूल एंड ऑफिस आवर्स। पीपल ऑफन डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स विच कॉजेज ट्रैफिक जैम्स। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को रीड किया। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं। वापस चलते हैं बुक की तरफ। यहाँ पर राइट साइड में आपको रीड मी का एक पोर्शन दिया गया है जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो आइए इसको रीड करते हैं। कीवर्ड्स, अहम अल्फाज, वर्ब्स, फेल, एंड टेंसेस और जमाने। यूज्ड इन अ क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन हेल्प, ये मदद कर सकता है। अस, हमारी। अ लॉट, बहुत। टू आइडेंटिफाई, के हम पहचान कर सकें। द क्वेश्चन टाइप, सवाल की किस्म की। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि सवाल में इस्तेमाल होने वाले अहम अल्फाज, वर्ब्स और टेंसेस हमें सवाल की किस्म समझने में बहुत मदद करते हैं। एन इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन की एक टाइप बताई गई है जो कि है इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन। हैज मोर देन वन आंसर दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन यानी तशरीही सवालात। ये ऐसे सवालात होते हैं जिसके एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं और इन्हें टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स की मदद से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमने इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन के बारे में रीड किया। हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत सारी हैं, जैसे कि हमारे पास लिटरल क्वेश्चंस होते हैं यानी मालूमाती सवालात। ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हम डायरेक्ट टेक्स्ट से देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट वाज द ब्रोशर अबाउट, कि ब्रोशर किस बारे में था। अब इसका आंसर, ये हमारे पास लिटरल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारे पास टेक्स्ट में डायरेक्टली मौजूद है कि जो ब्रोशर था वो ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी के बारे में था।
यानी ये हमारे पास लिटरल क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, यानी इनके लिए हमें सोचना पड़ता है, इनका जो आंसर होता है वो कंप्लीटली टेक्स्ट में मौजूद नहीं होता। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की 2 पार्ट्स हैं। टू whom did एहसन राइट द लेटर, कि एहसन ने लेटर किसको लिखा। अब इसका आंसर तो हमारे पास इस टेक्स्ट में मौजूद है कि उसने लेटर लिखा था इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स को। लेकिन अब ये क्वेश्चन दैट व्हाई, कि क्यों लिखा था। अब ये हमारे पास एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, इस पर हमने सोचना है कि उसने वो लेटर क्यों लिखा था। अब ये हम उस टेक्स्ट से डिराइव करेंगे, हम उस टेक्स्ट को रीड करेंगे, हम समझेंगे और फिर हम इसका आंसर देंगे कि उसने लेटर इसलिए लिखा था ताकि वो ट्रैफिक सिचुएशन के बारे में पुलिस डिपार्टमेंट को बता सके। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, यानी थर्ड क्वेश्चन, दैट राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ट्रैफिक पोजीशन इन योर सिटी, कि अपने शहर में ट्रैफिक हालात के बारे में कुछ जुमले लिखिए। अब हर सिटी की सिचुएशन अलग हो सकती है। अब ये हमारे पास एक इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर देन वन आंसर एंड दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि अब हर बच्चा अपने एक्सपीरियंस से अपने सिटी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। तो ये हमारे पास एक इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए क्वेश्चंस को रीड किया और हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की, जिसमें यहाँ पर आपको इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चन के बारे में बताया गया था और मजीद मैंने आपको लिटरल और क्रिटिकल क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। लुक एट द पिक्चर, के इस तस्वीर की तरफ देखिए एंड रीड द सेंटेंसेस, और इन सेंटेंसेस को रीड कीजिए। नोटिस द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशंस के इस्तेमाल पर गौर कीजिए। प्रेपोजिशंस को पोजिशन वर्ड्स भी कहा जाता है। यह हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। प्रेपोजिशंस को उर्दू में हरफे जार कहा जाता है। उर्दू टर्म्स के बताने का मकसद आपके लिए ये है कि जब आप उर्दू में इनको रीड करें तो कॉन्सेप्ट तो सेम है, सिर्फ टर्म्स डिफरेंट हैं। पोजीशन वर्ड्स या प्रेपोजिशंस क्या हैं? दीज आर वर्ड्स दैट शोज द पोजीशन, प्लेस, डायरेक्शन और रिलेशनशिप ऑफ वन थिंग विद अनदर, यानी ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी चीज़ की जगह, मुकाम या ताल्लुक को दूसरी चीज़ के साथ जाहिर करता है। और ये हमें आंसर किस चीज़ का देता है? ये हमें आंसर देता है वेयर, यानी कहाँ का। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज द बॉय सिटिंग। तो आइए इसको रीड करते हैं। द फैमिली इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप, कि जो फैमिली है वो स्टैंडिंग नहीं बल्कि सिटिंग, इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप, कि जो खानदान है, जो फैमिली है, वो इस कैंप के सामने बैठा हुआ है। इन फ्रंट यानी सामने। अब इन फ्रंट जो है ये हमारे पास एक प्रेपोजिशन यानी एक पोजीशन वर्ड है। आप देख सकते हैं ये इस फैमिली का जो रिलेशनशिप है वो इस कैंप के साथ दिखा रहे हैं कि फैमिली कहाँ पर मौजूद है। वेयर इज द फैमिली? फैमिली इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैंप। नेक्स्ट, क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन्स। आप देख सकते हैं कि क्लाउड्स कहाँ पर है। वेयर आर द क्लाउड्स? क्लाउड्स आर अबव द माउंटेन, के जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, वो पहाड़ों के ऊपर है। अली इज सिटिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। अब इसमें बिटवीन जो है ये हमारे पास एक प्रेपोजिशन है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया कि अली कहाँ पर बैठा हुआ है। अली अपने वालिदैन के दरमियान बैठा हुआ है। द ट्रीज आर बिहाइंड द टेंट। आप देख सकते हैं कि ट्रीज कहाँ पर हैं। ट्रीज जो है ये टेंट के पीछे हैं। द बॉयज आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कैंप, के लड़के जो हैं ये कैंप के सामने खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने इस पिक्चर को देखा और इनके अकॉर्डिंग हमने इन सेंटेंसेस को रीड किया जिनमें प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल किया गया है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू आंसर द क्वेश्चंस ओरली, के बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ओरली यानी ज़बानी तौर पर दे सकें। एक्सप्लेन टू देम द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेपोजिशंस, बच्चों को प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझाएं। हैव देम रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन वर्ड्स, और उनको पोजिशन वर्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से याद करवाएं। तो टीचिंग पॉइंट हमारा एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 122 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिविटी मौजूद है प्रेपोजिशंस से रिलेटेड, इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
लुक एट द पिक्चर के इस तस्वीर की तरफ देखिए, यूज द गिवन पोजिशन वर्ड्स, और आपको नीचे कुछ पोजिशन वर्ड्स दिए गए हैं टू डिस्क्राइब द पिक्चर, ताकि आप इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकें यानी इसकी वजाहत कर सकें। एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और फिर आपने उन सेंटेंसेस को अपनी नोटबुक में लिखना है। तो पोजिशन वर्ड्स हैं हमारे पास इन, ऑन, बिटवीन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, राइट एंड लेफ्ट। तो आइए इनसे सेंटेंसेस को लिखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इस सोफा पर ये क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो हम लिखेंगे दैट द क्वेश्चंस आर इन द सोफा। ये जो क्वेश्चंस हैं वो सोफे पर रखे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन, रेडियो के बारे में लिखते हैं। द रेडियो इज ऑन द टेबल, कि रेडियो को टेबल के ऊपर रखा गया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बिटवीन, तो बिटवीन के बारे में हम सेंटेंस लिखेंगे इस फ्रेम पर। द फ्रेम इज हैंगिंग बिटवीन टू वाजेस, कि जो फ्रेम है वो दो वाजेस के दरमियान लटक रहा है। नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ, तो हम लिखेंगे टेबल के बारे में, दैट द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ सोफा, कि जो टेबल है वो सोफे के सामने रखा गया है। नेक्स्ट बिहाइंड, हम लिखेंगे विंडो के बारे में। देयर इज अ विंडो बिहाइंड द कर्टन्स, कि पर्दे के पीछे एक खिड़की मौजूद है। नेक्स्ट है राइट, फिर से विंडो के बारे में लिखते हैं। द विंडो इज ऑन द राइट साइड ऑफ द रूम, कि जो खिड़की है वो रूम के राइट साइड में है। लास्ट है हमारे पास लेफ्ट, तो लेफ्ट हम लिखेंगे डोर के बारे में, दैट द डोर इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रूम, कि जो दरवाज़ा है वो रूम के लेफ्ट साइड में मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास 8 पोजीशन वर्ड्स दिए गए थे जिनको हमने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस में यूज़ किया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द पिक्चर्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक। आपको नीचे 2 पिक्चर्स दी गई हैं, ये है फर्स्ट पिक्चर और ये है सेकेंड पिक्चर। इन दोनों पिक्चर्स को आपने देखना है और फिर इन दोनों पिक्चर्स को आपने डिस्क्राइब करना है अपने सेंटेंसेस में, और उन सेंटेंसेस को फिर आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर हम पिक्चर नंबर 1 की तरफ देखें तो हमें एक लड़की, एक गर्ल दिख रही है जो कि पौधे में पानी डाल रही है, और यहाँ पर विंडो है और कर्टन्स हैंग हैं। सेकेंड पिक्चर की तरफ अगर हम देखें तो वही लड़की है, पौधा जो है वो बड़ा हो चुका है और कर्टन्स और विंडो उसी तरह मौजूद है, यानी प्लेस जो है, जगह जो है वो सेम है। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ पौधे में आया है। पहली पिक्चर में पानी दिया जा रहा है जबकि दूसरी पिक्चर में वो पौधा बड़ा हो चुका है। तो आइए इन पिक्चर्स को अब सेंटेंसेस में लिखते हैं। हम लिखेंगे दैट इन द फर्स्ट पिक्चर द गर्ल इज watering the plant. While in the second picture, the plant has grown big. यानी पहली तस्वीर में लड़की पौधे को पानी दे रही है जबकि दूसरी तस्वीर में हमने देखा कि पौधा बड़ा हो चुका है। अब इन पिक्चर्स से हमें क्या सबक मिलता है, क्या लेसन हमें मिलता है? इट शोज दैट वाटरिंग प्लांट्स हेल्प्स देम ग्रो। इनसे हमने ये सीखा
कि पौधों को पानी देने से वो बढ़ते हैं, यानी पौधों की नशोनुमा के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पिक्चर्स दी गई थी जिनको हमने एनालाइज किया और फिर उन पिक्चर्स को हमने सेंटेंसेस में डिस्क्राइब किया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द लेसन अगेन, कि सबक को दोबारा से पढ़िए। इस लेसन की बात की जा रही है। एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, और खाली जगह को सही जवाब के साथ पुर कीजिए। अब जिन बच्चों ने लेसन ऑलरेडी पढ़ा है उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, वो इजीली इनको सॉल्व कर सकेंगे। जिन बच्चों ने लेसन को रीड नहीं किया वो काइंडली लास्ट वीडियो देखिए और लेसन को रीड करें। तो आइए इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं, साथ में इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQ है हमारे पास, एहसन टुक आउट ए एंड डैश फ्रॉम हिज बैग, कि एहसन ने अपने बैग से क्या निकाला? इंग्लिश बुक, ब्रोशर, पोइट्री बुक या स्टोरी बुक। तो हमने लेसन में रीड किया था कि एहसन ने अपने बैग से एक ब्रोशर निकाला था। एहसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग। द ब्रोशर वॉज अबाउट डैश रूल्स, कि ब्रोशर में किस बारे में कवानीन दिए गए थे? स्पेशल, खास, साइंटिफिक, साइंसी, रिलीजियस, मजहबी, या ट्रैफिक यानी ट्रैफिक। तो लेसन में हमने रीड किया था दैट द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। द ब्रोशर वाज अबाउट ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट, द ट्रैफिक रूल्स मेक अस सेफ वाइल डैश, कि ट्रैफिक रूल्स यानी जो ट्रैफिक कवानीन है वो हमें किस वक्त महफूज रखते हैं, हमें किस वक्त तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं? वाइल ट्रैवलिंग यानी सफ़र के दौरान, प्लेइंग खेल के दौरान, रीडिंग पढ़ने के दौरान, हाइकिंग पहाड़ी चढ़ते वक्त। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ट्रैवलिंग। द ट्रैफिक रूल्स मेक अस सेफ वाइल ट्रैवलिंग, कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक के कवानीन है वो सफ़र के दौरान हमें महफूज रखते हैं। लास्ट, एहसन रोट ए एंड डैश टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, कि एहसन ने ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को क्या लिखा? इनविटेशन यानी दावतनामा, ऐसे मजमून, एप्लीकेशन दरख्वास्त, या लेटर खत। तो हमने लेसन में रीड किया था कि उन्होंने लेटर लिखा था। एहसन रोट अ लेटर टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, कि एहसन ने ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को एक खत लिखा था। तो यहाँ पर हमने दिए हुए MCQs को सॉल्व किया। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू डिस्क्राइब द गिवन पिक्चर्स इन देयर ओन सेंटेंसेस, कि बच्चों को इनकरेज कीजिए कि वो इन पिक्चर्स को अपने सेंटेंसेस में डिस्क्राइब कर सके। हैव देम रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट चॉइसेस, और बच्चों से कहें कि लेसन को दोबारा से पढ़ें और फिर इन MCQs को फिल करें। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 123 की तरफ। तो यहाँ पर हमारा रीडिंग कम्प्रहेंशन का पोर्शन एंड होता है। अब है हमारे पास एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन। इसमें हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, तो आइए इसको रीड करते हैं। यूज द इंटरनेट और मैगजीन्स, कि इंटरनेट का इस्तेमाल करें या फिर किसी मैगजीन्स का इस्तेमाल करें। एंड राइट अबाउट हाउ यू कैन बिकम अ गुड सिटीजन, और लिखें कि आप एक अच्छे शहरी कैसे बन सकते हैं। अब यहाँ पर हमने वो पॉइंट्स मेंशन करने हैं जिससे एक आम शख्स एक अच्छा शहरी बन सकता है। तो आइए पॉइंट्स को मेंशन करते हैं। बाय ओबेइंग द लॉज, कि कानून की पैरवी करके हम एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। बाय रिस्पेक्टिंग एवरीवन, रिस्पेक्टिंग की स्पेलिंग है RESPECTING, यहाँ पे गलत हो गया मुझसे। बाय रिस्पेक्टिंग एवरीवन यानी हर एक की इज्जत करके। बाय रिस्पेक्टिंग एवरीवन्स ओपिनियन, हर किसी की राय की इज्जत करके, उनकी राय का एहतराम करके। देखें, ज़रूरी नहीं है कि आप जो बात करें उससे तमाम लोग मुतफ़िक हों, लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। तो अच्छा शहरी वो है जो कि दूसरों की राय का एहतराम करता है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन,
अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रख के। बाय हेल्पिंग पीपल इन नीड, कि उन लोगों की मदद करके जिनको ज़रूरत हो। बाय लविंग आवर कंट्री एंड वर्किंग फॉर इट्स बेटर फ्यूचर। अपने मुल्क से मोहब्बत करके और उसकी बेहतरी के लिए काम करके। तो यहाँ पर हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे जिनको फॉलो करके हम एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, यानी जिस मुल्क में हम रहते हैं हम उस मुल्क के शहरी होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड होता है। इसके साथ ही हमारा एनालिटिकल रीडिंग का पोर्शन एंड होता है और हमारा रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पोर्शन भी एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पोर्शंस को कवर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज फोकस के पोर्शन को रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।